बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ दानिश तबस्सुम एंड आई टीच बिज़नेस। आज हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, सही है। और ये एएस पेपर 2 स्पेसिफिक पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। दोनों के दोनों डेटा रिस्पॉन्सेज मैं डिस्कस करूँगा। और इसके लिए यू फर्स्ट हैव टू रीड द डेटा रिस्पॉन्सेज जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो प्लीज़ आप वो पढ़ लीजिएगा पहले और फिर ये आंसर्स देखिएगा, ठीक है। अब ये याद रखना कि जो आपका डेटा रिस्पॉन्स है, इस डेटा रिस्पॉन्स में हमारे पास जो कंडीशन दी जाती है वो कंडीशन बेसिकली हमें बाउंड कर देती है एप्लीकेशन के अंदर। अगर वो एप्लीकेशन नहीं होगी तो याद रखें, आप जितना कुछ भी लिखेंगे वो आपका स्कोर नहीं काउंट किया जाएगा। दिस इज़ द ट्रिक ऑफ पेपर 2। पेपर 1 के अंदर वो ओपन एंडेड होता है और पेपर 1 के अंदर आप दुनिया जहान की एग्जांपल्स दे सकते हैं। बाज़ जगहों पर आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहकर या शू मैन्युफैक्चरर कहकर थोड़ा सा बाउंड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा केस स्टडी दी जाती है और केस स्टडी के अंदर उस केस का नाम, बिजनेस का नाम दिया जाता है और फिर आपको उसके कुछ पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं कि जिन पैरामीटर्स पर रहते हुए आपने चीज़ को डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है, उस बिजनेस के बारे में वो बात करना शुरू करेगा कि ये एक सोल ट्रेडर बिजनेस है, या ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है, या ये कोऑपरेटिव है, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या ये फ्रेंचाइजर है, या ये फ्रेंचाइजी है, सही है। अब आपको अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस नेचर सोचना पड़ेगा। अगर सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो वो तमाम तर सोर्स ऑफ फाइनेंसेस जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए अवेलेबल होते हैं वो सोल ट्रेडर के लिए अवेलेबल नहीं होते। किताब के लिहाज से सोल ट्रेडर के लिए या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंसेस आइडेंटिफाई नहीं किए गए। तो अगर आपको ये पेपर 1 में क्वेश्चन आता कि आप किसी भी बिजनेस के लिए आप सोर्स ऑफ फाइनेंसेस के ऊपर बात करें तो आप बड़े आराम से सारे सोर्स ऑफ फाइनेंसेस में से कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन अगर ये केस स्टडी आपको सोल ट्रेडर हिट करती है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको सोल ट्रेडर से रिलेटेड ही बात करनी होगी। अब जरा हम आ जाते हैं पेपर के मुताबिक। पेपर के अंदर ये चीज़ प्लीज़ जहन में रखो कि दिस पेपर डेटा रिस्पॉन्स 2 जो डेटा रिस्पॉन्स जो होता है, पेपर 2 जो है ये असल में एक टाइम क्रंच पेपर है, सही है। इसके अंदर जो हमारे पास ओवरऑल जो टाइम अवेलेबल है, सही है, दैट इज 1 hour 30 minutes, सही है। और ये याद रखना कि जो 2 डेटा रिस्पॉन्स है और टोटल हमारे पास 2 डेटा रिस्पॉन्सेज होंगे, सही है। एंड यू मस्ट मेक श्योर कि जब आप उन डेटा रिस्पॉन्सेज में टाइम एलोकेट कर रहे हों तो टाइम आपका बड़ा इफेक्टिवली कवर होना चाहिए। देयरफॉर अगर मैं ये बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेटा रिस्पॉन्स 1, सही है, तो हमारे पास उसके लिए है 45 मिनट्स जिसमें हम लोगों ने 30 मार्क्स अचीव करने हैं, सही है। एंड देन वी हैव डेटा रिस्पॉन्स 2 जिसके लिए फिर हमारे पास 45 मिनट्स होंगे और वो हम लोगों को 30 मार्क्स के लिए उसके लिए भी काम करना होगा। याद रखो, एग्जामिनर ने ये बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखी हुई कि मैं आपको 100% मार्क्स दे सकता हूँ, यानी 60 में से 60 स्कोर मिल सकता है, आप लेने वाले बने। अब मसला ये है कि जब कोई बच्चा डेटा रिस्पॉन्स 1 या फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो ज़्यादा टाइम लगाता है तो दूसरे क्वेश्चन के लिए उसके टाइम बचता नहीं है, और जब बचता नहीं है तो पहले डेटा रिस्पॉन्स में वो शायद 30 में से तकरीबन कोई 24-25 स्कोर कर लेता है, लेकिन जब दूसरे डेटा रिस्पॉन्स का टाइम नहीं बचता तो वो फिर ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता, फिर वो 12-13 स्कोर कर पाता है और इसकी वजह से टोटल ओवरऑल ग्रेड एकदम से रिड्यूस हो जाता है। सो ये जो 45 मिनट्स हैं, इन 45 मिनट्स को हम लोगों ने इफेक्टिवली कंज्यूम करना है। इसके अंदर ये याद रखना कि ये जो 45 मिनट्स का जो स्लॉट है इसको आप 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस करें। एक आपके पास है रीडिंग का टाइम, रीडिंग डेटा रिस्पॉन्स, सही है, और दूसरा जो है दैट इज सॉल्विंग डेटा रिस्पॉन्स। सही है, ये 2 चीज़ों में हमने काम को 45 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। और ये याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन बगैर डेटा रिस्पॉन्स पढ़े नहीं करना। आमतौर पर बच्चे करते क्या है कि वो डेटा रिस्पॉन्स बाद में पढ़ते हैं, पहले कहते हैं ज़रा मैं पार्ट ए और पार्ट बी ज़रा सॉल्व कर लूँ,
भाई उसमें भी आप कैलकुलेशन के साथ भी जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी वो रेफरेंस मांग लेगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। और प्लीज ये मैं प्लीज गाइड करता हूं अपने दिमाग से कि जी पहला पैराग्राफ तो पहला क्वेश्चन, दूसरा पैराग्राफ तो दूसरा क्वेश्चन, आखिरी पैराग्राफ तो आखिरी क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर अब बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि आप लोग किस तरह से बच के निकलने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन व्हाट दे हैव डन नाउ कि वो पूरे के पूरे डेटा रिस्पॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन को स्कैटर्ड वे में देता है कि अगर आपने पूरा डेटा रिस्पॉन्स नहीं पढ़ा हुआ तो यू वोंट बी एबल टू आंसर इफेक्टिवली, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द केस। और ये जो रीडिंग है इसके लिए मैक्सिमम आपके पास 5 मिनट है, सही है। ये आपके पास मैक्स 5 मिनट आपके पास अवेलेबल है रीडिंग के। आप रीडिंग में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएं और 5 मिनट काफ़ी होते हैं 20 to 25 लाइन्स पढ़ने के लिए। जल्दी पढ़ लें, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप कुछ देर लगती है तो प्रैक्टिस, द मोर यू रीड द बेटर यू बिकम वाली कहानी, ठीक है। नंबर 2, ये आपका जो डेटा रिस्पॉन्स के सोल्यूशन के लिहाज से जो बात है, यहां पर रह गया हमारे पास 40 मिनट्स टू, सही है। इनमें याद रखना कि जो आपके पार्ट ए एंड बी हैं, सही है, इन पर आपने 1 मिनट पर मार्क लगाना है, सही है। 1 मिनट पर मार्क, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन 1 मिनट में, 3 मार्क का क्वेश्चन 3 मिनट में, 3 मार्क की कैलकुलेशन 3 मिनट में, 3 मार्क का एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन 3 मिनट में। और यहाँ से आप तकरीबन मिला जुला के अच्छा खासा टाइम, तकरीबन कोई 9 नंबर जो हैं वो आप यहाँ पर कंज्यूम कर चुके होंगे। और 9 नंबर आपके जो हैं वो टोटली 40 मिनट में से ज़ाया हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे, सही है। इसमें आपको टाइम बिल्कुल ऐसा करना है कि आपने बस काम को, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है उतने अच्छे तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। देन यू आर लेफ्ट विद सी एंड डी पार्ट, ठीक है। सी और डी के लिए अगर हम 40 में से 9 मिनट्स निकाल लेते हैं, सही है, तो ये प्लीज ज़हन में रखना कि 9 मिनट्स निकालने का मतलब ये कि वी आर लेफ्ट विद 31 मिनट्स, सही है। और सी पार्ट जो है वो होता है आपके पास 8 मार्क्स का, सही है। और जो डी पार्ट होता है नए पेपर के लिहाज से, पहले पुराने पेपर्स के लिए 11 मार्क्स का हुआ करता था, अब ये 12 मार्क्स का हो गया, ठीक है। सो ये आपके पास 12 मार्क्स का है, सही है। इस 8 मार्क्स के लिए यू हैव 12 मिनट्स एंड इस 12 मार्क के लिए यू हैव 18 मिनट्स, सही है। और ये प्लीज ज़हन में रखना कि आपको इन गिवन टाइम्स में ही आंसर करना है। अगर आप जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छी बात है, आप पहले जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, देन मूव ऑन विद दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो ये चीज़ प्लीज़ ज़हन में रखना कि जब आप आंसर्स कर रहे हो तो आंसर्स के अंदर ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ पेपर 2 के अंदर कैलकुलेटर लेकर जाइएगा। कैलकुलेशंस आती हैं, थोड़ी सी कैलकुलेटर बेस्ड होती हैं, बाज़ औक़ात तो ऐसी होती है कि आप जनरली भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर प्लीज़ लेके जाना। पेपर 1 में कोई कैलकुलेशन नहीं आती, पेपर 2 में 2 कैलकुलेशंस लाजमी आएंगी, ठीक है। और वो दोनों जो हैं वो 3-3 मार्क की होंगी। खैर जी, लेट्स मूव ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा रिस्पॉन्स नंबर 1। जिस डेटा रिस्पॉन्स के लिहाज से हम लोगों ने आज बात करनी है, सो व्हाट आई डिड, आई बेसिकली ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज पॉइंट्स जो लिखे हुए आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास जो केस स्टडी है दैट इज बारबेक्यू हाउस। अब व्हेन एवर यू आर रीडिंग द केस स्टडी, पहले आप केस स्टडी पढ़ लेना, बाद में ये आंसर्स देखना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बगैर ये देखे, बगैर समझे कुछ किया तो इसका मतलब वो कोई क्लियरेंस नहीं है कि मैंने क्या चीज़ अप्लाई की है, कहाँ से मैंने क्या बात की। और प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखना कि जब कभी भी आप अपने आंसर्स कर रहे हो, प्लीज़ सिर्फ बिजनेस का नाम लेने से केस स्टडी अप्लाई नहीं होती। केस स्टडी से रिलेटेड बातें करनी है। अब ये बारबेक्यू हाउस है, जाहिर से तो कुछ फूड चेन वगैरह के लिहाज से हुई, कुछ उसके फूड एलिमेंट्स होंगे, कुछ बारबेक्यू शारबेक्यू बना रहे होगा, या कुछ उसके प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहा होगा, या कुछ उसके इक्विपमेंट्स वगैरह बना रहा होगा। तो थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड ट्राई टू थिंक लाइक द ओनर ऑफ द बिजनेस, सही है। व्हेन यू थिंक लाइक द ओनर ऑफ द बिजनेस ना, देन बहुत सारे आइडियाज आपके जहन में ऐसे नहीं आते जो एज अ थर्ड पर्सन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके नज़र में वो चीज़ें होती हैं कि लेकिन सिंस यू हैवंट टेकन द रिस्क, तो आप तो दुनिया का कोई भी आइडिया दे देते हैं उनको, और दैट इज़ द रीज़न वाई दुनिया की हर चीज़ आपको सही लगती है। व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस तो फिर बहुत सारे डिसीजन आप नहीं ले सकते, ठीक है। सो
अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह से चल रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई वन, सही है, आइडेंटिफाई वन। और ये आइडेंटिफाई वन का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा इसको और लाल कर देता हूँ ताकि जहन में क्लियर रहे कि आइडेंटिफाई वन के लिहाज से बात हो रही है, इसका मतलब एक ही बात करनी है आप लोगों ने। और आइडेंटिफाई वन के लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेटरी लेवल पे मैंने बात की भी है, लेकिन आप इतनी बात भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एक वन लाइनर आंसर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली फॉर 1 मार्क, और आपको सिर्फ ये बात करनी है, आइडेंटिफाई वन बेनिफिट फॉर अ बिजनेस ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट, नीड नॉट टू ब्रिंग एनी डेफिनेशन इन दिस। सही है, प्लीज, इन्होंने डेफिनेशन नहीं मांगी, उन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि आप आइडेंटिफाई कर दें एक बेनिफिट को। बच्चा बैठ के पहले यूनिक सेलिंग पॉइंट को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, कहता है मैंने तो पूछा ही नहीं। सही है, कोई डेफिनेशन नहीं देनी इसमें, डायरेक्ट स्टिक टू द पॉइंट, गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चन एंड आंसर दैट थिंग। सही जी, दैट इज, मैं यहाँ से ग्रीन कलर उठा लेता हूँ, ठीक है। It can help differentiating business from its competitor market and attract customers who are looking for something different, better than this. This can lead to increased sales and revenue of the business. ठीक है, ये पूरी बात जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, पूरी की पूरी बात मैंने बताई है और मैंने समझा दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, अल्लाह का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं। यू गॉट 1 मार्क, फाइन एनफ, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर की जब हमने बात करनी है तो याद रखें कि इन्होंने यहां पर दिया होता है लाइन नंबर 7, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर लाइन नंबर लिखा हुआ नहीं, मेरे ख्याल से लाइन नंबर 4 दिया हुआ था इसके साथ। जैसे ही लाइन नंबर दे दिया इन्होंने, तो लाइन नंबर देने का मतलब क्या है कि इन्होंने फौरन से रेफरेंस दे दिया आपको कि आप जाए लाइन नंबर 4 में देखें, केस स्टडी के डेटा रिस्पॉन्स के लाइन नंबर 4 में देखें। मैंने सोल ट्रेडर के बारे में बात की नहीं की, यानी दे बेसिकली आर गोइंग टू लिंक द क्वेश्चन विद द केस स्टडी। ऐसी बात आपको पार्ट ए में नजर नहीं आएगी, सही है, लेकिन पार्ट बी सेकंड पार्ट के अंदर आपको इस तरह से टर्मिनोलॉजी के साथ लाइन नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। सो फॉरन से प्रेशर आपने पहले उसको डिफाइन किया, सोल ट्रेडर ब्ला 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 चीजें, इंडिविजुअल बिजनेस रिस्पांसिबल फॉर दिस थिंग इंक्लूडिंग डेट्स इन दिस। अब मैंने फॉरन से प्रेशर से एग्जांपल निकाल के रख दी साथ। इन केस ऑफ दिस ऑपरेटर एज अ सोल ट्रेडर व्हिच मींस ओन्स एंड फुल कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस। हाउएवर, ये मैंने इसके साथ थोड़ा सा फर्दर आगे इसको एक्सप्लेन कर दिया, हाउ दिस आल्सो मींस द पर्सन लायबल फॉर द डेट्स एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। सो ये मैंने बात पूरी की पूरी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ कर दी। सो यू कैन ब्रिंग इन अ पॉजिटिव पॉइंट, यू कैन ब्रिंग अ नेगेटिव पॉइंट, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की बात कर दी है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी आर नॉट इनटू एनी एनालिसिस वाली कहानी अभी तक, ठीक है। हम सिर्फ बता रहे हैं, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स बेसिकली व्हाट वी हैव डन इन पेपर 1 एज वेल, ठीक है जी। Then you have to go to the case study and then a data response and then you have to see कि ये numbers कहाँ से आए हैं। याद रखो, फॉर्मूला लिखना लाजमी है, वर्किंग दिखानी लाजमी है और सही आंसर दिखाना लाजमी है। हर एक का आपको एक मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, ठीक। देन आपके पास अगला क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन वन रीजन। हमेशा वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। Explain one reason why Aamir carried out market research. एक रीजन मुझे जरा बताओ, आमिर ने रिसर्च किया क्यों, ठीक है। One reason why Aamir carried out is that unique selling point for BH. This is because Aamir recognizes small businesses have high street market and blah blah blah. Needs to distinguish this by carrying out market research. Aamir was able to gather information on competitor, including services and this. And then we basically have the last thing. कि this information can help identify areas and attract more customers। सही है। सो मैंने बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया, मैंने उसको समझाया और फिर मैंने उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ जहन में रखना कि जब आप आंसर कर रहे हों, आपको ओरिजिनली उतनी बात करनी है जितनी टाइम में आप उसका आंसर कंप्लीटली दे सकते हैं। टाइम बच जाएगा, ज़्यादा लिख देना, टाइम नहीं बचेगा, क्वेश्चंस छूट ना जाए, तो पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो जिसकी रिक्वायरमेंट है। पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर करते रहना, जितना टाइम बचता है फिर आप करते रहो। इसमें कोई लाइंस वगैरह गिवन नहीं होती, कोई आपके पास नहीं है, सिर्फ इसके अंदर आपका टाइम क्रंच का इशू, सही है। देन यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड लुक एट इट कि व्हाट इज रिटन, राइट इट डाउन सो दैट आपको पता चले कि क्या ये लेंथ आप 3 मिनट में लिख सकते हो या नहीं सकते। यू कैन जस्ट लाइक प्रेसाइज इट, लेकिन जो ग्रीन और ब्लू वाला एरिया, रेड ग्रीन ब्लू, दैट हैज टू बी देयर, सही है। तो ये चीजें इसको प्लीज ध्यान में रखना।
अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हमारे पास है एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज। और उसने कीवर्ड क्या दिया हुआ है हमें एनालाइज करने का। अब कह दिया उसने बेटा एनालाइज करो। एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमें पहले बताना है, समझाना है, और फिर हमें फर्दर समझाना है, यानी चेन एनालिसिस करना है। ठीक है, और चेन एनालिसिस का मतलब क्या है कि पहले हमने समझाना है कि क्या होगा और उससे फिर क्या होगा आगे। दिस कैन लीड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सही है। सो पहले हम लोगों ने डेफिनेशन दे दी, ये वही 8 मार्क का फॉर्मूला है जो आपका पेपर 1 में चलता है। सही है, जिस तरह से मैंने पेपर 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं 8 मार्क के। सही है, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी वैसे ही चलेगा। पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर दूसरे पैराग्राफ के अंदर हम पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फर्दर एनालिसिस करेंगे। फिर दूसरे वाले पैराग्राफ के अंदर सेम फैशन हमारा स्टार्ट होगा। सो पहला पैराग्राफ जो पैराग्राफ नंबर 1 है, इसके अंदर मैंने डिफाइन करना है। सही है, पैराग्राफ 2 के अंदर मैं पॉइंट लिखूंगा, मैंने एग्जाम्पल देनी है। सही है, फ्रॉम केस याद रखना फॉर BH, फिर मैं करूंगा उसका एनालिसिस और फिर मैं करूंगा उसका फर्दर एनालिसिस। सही है, और यहां पर जो ये पॉइंट जो है दिस इज गोइंग टू बी माय एडवांटेज। सही है, फिर मैं आ जाऊंगा तीसरे पैराग्राफ की तरफ। यहां मैं वही चीज दोबारा करूंगा, पॉइंट लिखूंगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा फॉर BH, फिर मैं करूंगा एनालिसिस, फिर मैं करूंगा फर्दर एनालिसिस, सही है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास होगा डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हम इसी तरह से काम करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास चीज चलती रहेगी। देयरफॉर अब जरा पढ़ना शुरू करते हैं। वन एडवांटेज ऑफ बिकमिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज दैट इट वुड प्रोवाइड आमिर लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। दिस मींस, ये मैं आ गया अब इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। दिस मींस पर्सनल एसेट्स वुड बी प्रोटेक्टेड इवन द बिजनेस इनकम्स डेट्स एंड ऑल। एज सोल ट्रेडर, ये मेरी एप्लीकेशन आ गई यहाँ पर। As sole trader, I'm personally responsible for all losses in this which put personal assets in risk. ठीक है, by becoming private limited company, Amir would have liability capital invested in blah 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 blah. ठीक है, so अब मेरे पास यहाँ पर जो मेरा further analysis है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। जो मेरे पास application है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई। सही है, उसके बाद जो मेरे analysis है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया, और जो मेरा पॉइंट है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो ये चीज़ अभी याद रखना, जो एग्जाम्पल होती है वो उछल के कहीं पर भी जा सकती है। वो पॉइंट के बाद भी आ सकती है, वो एनालिसिस के बाद भी आ सकती है, वो फर्दर एनालिसिस के बाद भी आ सकती है, लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर एप्लीकेशन होनी लाजमी है। सही है, ये बार बार मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन सेम गोज वन डिसएडवांटेज की बात करते हैं private limited company is that it would involve more legal and administrative requirements. सही है, for example, BH would need to register company houses, annual accounts with comply to the regulation reporting system. This could be time consuming, costly for Amir, who is currently operating as a sole trader with a minimal legal and administrative requirement. और आखिरी चीज जो आई है वो आई है, additionally becoming private limited company could limit Amir's flexibility over control and the act on the particular thing. सही है, so again my further analysis is in yellow, my analysis is in green. सही है, my application is in blue or a purple kind of a thing. ठीक है, and my point is in red. ठीक है, so ये चीज जब आपने की है तो ये इसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप इसको रीड आउट कर सकें। सही है, सो ये चीज़ प्लीज़ जहन में रखना कि जब कभी भी आपके पास आंसर आपने करना है तो उस आंसर को आपने किस तरह से जज करके लिखना है। अगेन, रीडिंग द डेटा रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। Unless and until you haven't read the case study, data response properly, you won't be able to extract the data. सही है, and you won't be able to understand what the problems are faced by the company. तो ये चीज़ प्लीज़ जहन में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, बगैर डेटा रिस्पॉन्स पढ़े प्लीज आपने आंसर्स नहीं करने हैं। ठीक है,
अब आ जाता है थोड़ा सा मुश्किल कहानी। मुश्किल कहानी इन सेंस कि ये अब क्वेश्चन जो है वो आपसे एनालिसिस की जगह पे इवैल्यूएशन मांग रहा है। और एक चीज़ मैं और बता दूं ज़रा कि ये ओवरऑल जो एनालिसिस का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर पार्ट सी जो एनालिसिस का क्वेश्चन है, इसमें नॉलेज जो है वो 2 मार्क की है, एप्लीकेशन जो है वो 2 मार्क की है, ठीक है, और एनालिसिस जो है वो 4 मार्क का है। सही है। और एनालिसिस 4 मार्क का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ओरिजिनली 2 एनालिसिस साथ साथ करने होंगे, एनालिसिस एंड फर्दर एनालिसिस करने पड़ेंगे, फिर आपको पर पैराग्राफ 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ एनालिसिस किए तो आपके एनालिसिस से मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है जब आपके पास टाइम नहीं होता और जो आपको एक कंप्लीट डेटा रिस्पॉन्स करना होता है, फिर आप सिर्फ समझाते हैं और आगे भाग जाते हैं, आप फर्दर आगे नहीं समझाते। बहुत सारे बच्चों के मुझे आंसर्स मिल रहे हैं जिनमें वो लोग समझा रहे हैं लेकिन फर्दर एनालिसिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उन लोगों को मैं आंसर्स चेक कर करके दिए जा रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनली वो कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, वो 4-5 से ऊपर नहीं जा रहे। 1-2 स्टूडेंट्स के हैं मुझे ऐसा लगा है जिन्होंने 8 में से 8 लिए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो स्कोर कर रहे हैं वो 4 या 5 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 4 या 5 आउट ऑफ 8? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फर्दर एनालिसिस इज मिसिंग। ठीक है, ये फर्दर एनालिसिस नहीं आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते यार। अपने एग्जामिनर ने कहना शुरू कर दिया फर्दर एनालिसिस करो, इसलिए करना पड़ेगा। सही है, लर्न थ्रू इट। किससे होगा क्या? दिस इज नोन एज द चेन एनालिसिस। एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस आर नोन एज चेन एनालिसिस। ठीक है, जब हम बात करते हैं 12 मार्क के लिहाज से, तो 12 मार्क के अंदर असल फटा ये आ गया कि हमारे पास एक तो आ गया, ये बिल्कुल वही कीवर्ड है जो आपका वहां पर भी होता है, पेपर 1 के अंदर भी होता है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन क्या था? व्यू के साथ था। यहां पर कीवर्ड आ जाएगा वेदर का। दोनों का मतलब सेम है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सही है, और साथ कीवर्ड दे देगा इवैल्यूएट। और इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट का मतलब होता है 1 आपको अदर इन्फो लिखनी है, सही है, और 2 आपको कंक्लूजन के अंदर आपको 1 साइड लेनी है। 1 साइड का मतलब ये है कि आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट दे शुड डू। सही है, माइट डू वाली कहानी नहीं है कि अब शुड डू वाली कहानी है। ठीक है, एक चीज सेलेक्ट करनी है, किसी तरह से भी एक चीज सेलेक्ट करो। ठीक है, 12 मार्क की कैलकुलेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो नॉलेज आपके पास 2 मार्क का होता है, एप्लीकेशन आपके पास 2 मार्क की होती है, एनालिसिस आपके पास कितने मार्क की होती है? यस, 2 मार्क। और इवैल्यूएशन जो है वो 6 मार्क की है। सही है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। सही है कि आपको इवैल्यूएशन करनी आनी चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? क्या वाक्य हाउएवर स्ट्रांग होने चाहिए, जस्ट टू गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से हम लोगों ने काम किया होगा। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द फॉर्मूला अगेन। ठीक है, कि आपको फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं सो दैट आपको पर पैराग्राफ समझ आ जाए किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो पैराग्राफ कुछ इस तरह से चला होगा मेरा कि मेरे पास एक अदद पॉइंट आया होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने एग्जाम्पल सेट की होगी फॉर BH। ठीक है, फिर मैंने किया होगा एनालिसिस, फिर मैंने किया होगा फर्दर एनालिसिस, फिर मेरा कीवर्ड आ गया होगा हाउएवर, फिर मैंने कोई इशू लिखा होगा। और क्योंकि मेरी इवैल्यूएशन के स्कोर बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं यहाँ पर उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। सही है, मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। स्कोर ज़्यादा करने, ये कहानी आप पेपर 1 में भी कर सकते हैं, पेपर 2 में तो करनी लाजमी है। ठीक है, पेपर 1 में भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, पेपर 1 में प्रैक्टिस कर लो इस चीज़ की। सही है, सो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस होल आंसर, पॉइंट आप आराम सुकून करके आप देख लें, आराम सुकून से, जैसे भी आपने पढ़ना है आप पढ़ लें। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि क्या ये जो BH है शुड सेल इन एशियन फूड। सही, शुड सेल एशियन फूड
मैं कहूँगा हाँ इनको करना चाहिए, और फिर मैं कहूँगा नहीं इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले मैंने बात की है BH शुड सेल टू इंक्रीज मार्केट शेयर, गैप, डिलीवरीज, स्पेशलाइज इन दिस फूड। फिर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये बेसिकली मैंने क्या बात की है, शुड सेल और शुड नॉट सेल। ठीक है, ये देखो, शुड सेल, शुड नॉट सेल, सही है। एग्री और डिसएग्री पे मैं चला गया। अब मैंने उसके लिहाज से पूरी बात करनी शुरू करनी है, और मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि मैंने इवैल्यूएशन कैसे की है। तो इवैल्यूएशन साइड पे देखो, तो मैंने यहां से इवैल्यूएशन स्टार्ट की, ये देखो, और ये मेरी इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर मैं यहां जाता हूं तो ये मेरी इवैल्यूएशन यहां से स्टार्ट हो गई, और ये इसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन आ गई। सही है, मकसद मैं इवैल्यूएशन के अंदर भी एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा हूं। ये याद रखना कि जब आप आंसर्स कर रहे हों तो उन आंसर्स के अंदर आपको पता हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, पॉज द वीडियो, रीड द आंसर, अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। ये मैंने यहाँ पर इसको मैं बता रहा हूँ कि जी मेरी एक्सप्लेनेशन की तरफ गया हुआ है, और ये लाल वाला जो है ये मेरा हाउ एवर और इशू है। ठीक है, तो मैंने एनालिसिस भी किया हुआ है, इसमें मैंने फर्दर एनालिसिस भी किया हुआ है, मतलब ऐसे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब आपको देखना सिर्फ इतना है कि जब आप इसको रीड, पॉज द वीडियो, रीड इट थ्रू सो दैट यू गेट द आइडिया कैसे आंसर करना है। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो हम लोगों ने सिर्फ पहला, ये दो जो आंसर हम लोगों ने किए हैं, ये दो जो पैराग्राफ्स हमारे हैं, ये दो जो पैराग्राफ्स हमारे हैं, इसने असल में आंसर किया सिर्फ इस चीज को। इस चीज को आंसर किया इसने। अभी तो इवैल्यूएट रहता है। ठीक है, अब इवैल्यूएट रहता है तो इवैल्यूएट का मतलब क्या है कि हमें पहले क्या लिखना होगा, अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी होगी, फिर हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को अदर कंक्लूजन के साथ बात करनी होगी। इसलिए आ गए दो पैराग्राफ्स आके बाद में। ठीक है, बिफोर डिसाइडिंग, ये वाला पैराग्राफ क्या हो गया, ये मेरा हो गया अदर इन्फो, और ये वाला पैराग्राफ मेरे पास हो गया कंक्लूजन। सही है, तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन डू इट। अगेन अदर इन्फॉर्मेशन वैसे ही अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे आप पेपर 1 में देते हैं, एक्स्ट्रा थिंग, एक्स्ट्रा समथिंग दैट यू नीड टू नो, अंडरस्टैंड बिफोर यू गेट इनटू इट वाली कहानी। सही है, सो इस चीज को भी ध्यान में रखें कि व्हेनेवर यू आर लाइक सॉल्विंग दिस पेपर, तो आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप बात किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक, फिर आपके पास ये चीज आती है, बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू सेल और नॉट, आमिर शुड कंडक्ट अ feasibility assess report for potential cost in this study should consider factors such as market demand, competition, cost of ingredients, training and blah blah blah। ये आपने पूरी बात को बता दी। इस बारे में सोचो यार, पहले बनाना ना बनाना बात की बात है, पहले इस बारे में सोचो कि कॉस्ट बेयर कर सकते हो, इंग्रेडिएंट पता है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता है, मार्केट डिमांड मालूम है, नहीं मालूम, एमी पागलों की तरह शुरू नहीं कर दो। ये मेरी अदर इन्फॉर्मेशन होगी, ये मुझे ई का 2 नंबर मिले यहाँ पर। सही है, ई के 2 नंबर होंगे यहाँ पर। फिर हम आगे अपनी फाइनल कंक्लूजन की तरफ, और देखो आई बिलीव वी शुड सेल, मैंने साइड ले ली। सही है, ये मेरी अपनी, while there are potential costs associated with the decision benefiting blah 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 and overthinking, however before implement decision should consider so on and so forth viability of the business। ठीक है, तो ये चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक बार एक करके काम किया, और यहाँ पर मुझे इवैल्यूएशन के 2 स्कोर यहाँ मिल गए। ऊपर आते हैं तो मुझे इवैल्यूएशन का 1 स्कोर यहाँ मिल रहा होगा, ऊपर आते हैं यहाँ मुझे इवैल्यूएशन का 1 स्कोर यहाँ मिल रहा होगा। ठीक है, so originally I basically have divided and gained my evaluation scores throughout the answer। एक तरीका जो बच्चे आमतौर पे करते हैं वो ये करते हैं कि एंड में जाकर ना इवैल्यूएशन मारनी शुरू करते हैं, भर भर के मोटा सारा पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें इवैल्यूएशन लिखने की बड़ी कोशिश करते हैं। और पता है होता क्या है, जो इवैल्यूएशन होती है ना वो आपके पॉइंट से रेफर नहीं हो रही होती। सही है, जो बात अपने ऊपर की होती है ना उसके अलावा कोई बात होती है वो कनेक्टेड नहीं होती। नंबर 2, majority of the times you are contradicting your point and sometimes you are repeating your point। सही है,
तो रिपीटेशन के नंबर भी नहीं होते, कॉन्ट्रडिक्शन के नंबर भी नहीं होते। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और जिस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आपने अपना आंसर लिखा है, अब उसे पॉइंट बाय पॉइंट उसका हाउएवर अलग पैराग्राफ में कर सकते हैं, इफ यू आर दैट सुपर गुड देन यू कैन डू इट। भाई मैं तो नहीं हूँ, सीधी बात है, इसलिए मैं तो साथ साथ करके चलता हूँ, सीधी सीधी बात, ठीक है। ये एक पूरा डेटा रिस्पॉन्स कंप्लीट हुआ है। इस पूरे आंसर को लिखने के लिए यू हैव 40 मिनट्स, 5 मिनट्स टू रीड द डेटा रिस्पॉन्स, अंडरस्टैंड द डेटा रिस्पॉन्स एंड राइट इट अप्रोप्रिएटली। ये लिस्ट डाउन करना कि टाइम कितना है, कि पर मार्क्स के लिए कितना टाइम है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपका एक डेटा रिस्पॉन्स 45 मिनट्स में नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स, आपके पेपर के अंदर मार्क्स कटने बिला वजह में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट फोकसिंग on answers। सही है। Before we move on to the next data response, मैं जरा पहले एक चीज आपको बता दूं कि if you are going to take any risk और आप केस स्टडी पढ़े बगैर आंसर करते हैं तो क्या मसला आएगा, ठीक है, और आप जल्दी में आंसर करते हैं तब क्या मसला आता है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमारे पास पार्ट A1 जो है वो 1 मार्क का है, सही है। 1, 2 जो है वो हमारे पास 3 मार्क का है, B1 जो है वो हमारे पास 3 मार्क का है, B2 जो है वो हमारे पास 3 मार्क का है, C जो है वो 8 मार्क का है, D जो है वो हमारे पास 12 मार्क का है। इस तरह से हमारे पास पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सही है। आपने अगर केस स्टडी नहीं पढ़ी, सही है, और केस स्टडी पढ़े बगैर, मैं 2 प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूँ। A, केस स्टडी नहीं पढ़ी, B, मुझे फर्दर एनालिसिस के बारे में मालूम नहीं है। केस स्टडी नहीं पढ़ी, चलो इसमें से 1 नंबर मिल गया, दिस इज व्हाट यू गेन्ड। आपने केस स्टडी नहीं पढ़ी, एक्सप्लेन आपने बगैर केस स्टडी पढ़े किया, आपको मैक्सिमम यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। डेटा रिस्पॉन्स के लिहाज से कैलकुलेशन आपने कर ली, अच्छी बात, लेकिन इसके क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने एक्सप्लेन वन रीजन को जो हमने समझाया नहीं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी 2 नंबर मिल गए। अब टोटल सुपर कस्म का फंड आने वाला, क्योंकि आपने केस स्टडी पढ़ी भी नहीं है, ठीक है, तो आपकी केस स्टडी ना पढ़ने की वजह से आपको शायद 2 में से 2 तो मिल जाए, नॉलेज तो होगी आपके पास, बेसिक नॉलेज तो है आपके पास, लेकिन आपने केस स्टडी पढ़ी भी नहीं है, इसलिए आपकी एप्लीकेशन 1 नंबर की होगी। और सिंस आपकी एनालिसिस कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपकी एनालिसिस के अंदर आपको या तो 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 4। तो ये आपके पास या तो आपके टोटल 4 नंबर बन गए या मैक्सिमम 5 नंबर बन गए आउट ऑफ 8, सही है। 12 मार्क में आप आते हैं तो नॉलेज में आपके पास 2 में से 2 तो आपको मिल जाएंगे, सही है। एप्लीकेशन केस स्टडी आपने पढ़ी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका 1 नंबर मिला, सही है। एनालिसिस आपको फर्दर एनालिसिस आता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर अब 1 ही नंबर मिलेगा आउट ऑफ 2, सही है। लेकिन इसकी वजह से जो इवैल्यूएशन है वो आपकी, भले सब जगहों पे आपने हाउ एवर को समझा के लिखा हुआ, सब जगहों पे आपने अदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो, सारा कंक्लूजन लिखा हो, क्योंकि एनालिसिस आपकी आधी है, इसलिए इवैल्यूएशन में भी आधे में से नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। सो इवैल्यूएशन के 6 नंबर है, तो 6 में से आपको मैक्सिमम 3 में से नंबर मिलेंगे आपको, 6 में से नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। 3 में से आपको 2 नंबर मिलेंगे, 3 में से 2 पूरे नहीं है, 6 में से 2 शदीद पूरे। तो ये आपका टोटल ओवरऑल स्कोर बन गया 4 तो 6, सही है। ऐड कर लेते हैं, ये आपके पास हो गया 1, 3, 6, 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 आउट ऑफ 30। जब आप 18 आउट ऑफ 30 लेंगे, सही है, जिसको पता ही नहीं होगा, तो वो डेटा रिस्पॉन्स 1 के अंदर भी यही स्कोर करेगा और वो डेटा रिस्पॉन्स 2 में भी यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। तो टोटल कितने हो गए? 36/60, सही है। और 36/60 का मतलब ये कि आपका डी ग्रेड आ रहा है पेपर 2 के अंदर, इट्स नॉट इवन अ सी, सही है। ये डी ग्रेड के आसपास की कहानी है, एकदम से आपका ग्रेड जो है वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, कितने अच्छा हमने पेपर हमने किया हो, ये एकदम से लेकर बैठ जाएगा। इसलिए प्लीज इस चीज को ज़हन में रखना, जब आंसर्स कर रहे हो तो प्रॉपरली केस स्टडी पढ़कर आंसर करना, ठीक है। Next data response, again I'm just going to open up with this particular thing. I want you guys to read this data response completely, सही है,
एंड आइडेंटिफाई कि इस डेटा रिस्पॉन्स के अंदर नॉलेज कहाँ पर है, किस पे कितने नंबर मिल रहे हैं, किस पे कितने नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। बट these again questions have the same marking criteria. Identify one, explain the term, ठीक है। आइडेंटिफाई यहाँ पर आ गया, ये 1 मार्क का है। बिजनेस प्लान के बारे में बात की जा रही है, पेज चेंज हुआ से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये रेफर टू योर टेबल, कैलकुलेशन आ गई है, फॉर्मूला लिखा है, पूरी मैंने वर्किंग शो की है और मैंने फिर सही आंसर दिया, सही है। And then we go on to this particular thing, explain one payment method, पूरा explain किया हुआ है, सही है। You just can go and read these answers, pause the video, read the answers, get the idea। ये दरअसल जगह ऐसी छूटी हुई है क्योंकि वह पेज चेंज हुआ है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, ये सिर्फ ऐसी कि यहाँ पे पेज चेंज हुआ है तो इसलिए कनेक्टिविटी के लिहाज से ये आपको स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। देन आपके पास एग्जैक्टली वैसे ही दोबारा क्वेश्चन आपके पास आ गया, एनालाइज 2 ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सेट एनी काइंड ऑफ फायदा इन इट, ठीक है। provide experience from the introduction of new batch production method, सही है। HR का आइडिया लेकर आना है इन टर्म्स ऑफ बैच प्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। ग्रेट दिस आंसर, सही है। सब चीजें इसमें लिखी हुई, वही फॉर्मूला है जिस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव इवैल्यूएट सूटेबल प्राइसिंग मेथड, ठीक है जी। वेदर भी आ गया, सूटेबल भी आ गया। जब सूटेबल आ गया तो हमने फिर 2 मेथड्स के बारे में बात कर ली। यहाँ पे मैंने बात की है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, सही है। और देन मैंने बात की है प्राइस कंपैरेटिव प्राइसिंग, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर मैं उसी तरह से हाउ एवर करके मैंने पूरा हाउ एवर समझाया है और उसके बताया है और फिर उसके बाद इस हाउ एवर को मैंने समझाना शुरू किया पूरा का पूरा, सही है। एंड सेम गोज ओवर हियर, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाके मैंने जैसे हाउ एवर बताया कि ये चीज़ से ये इशू हो सकता है, ठीक है। और फिर मैंने साथ उसको समझाना शुरू किया क्यों। फिर आ गया मेरा अदर इंफॉर्मेशन, ये वाला पैराग्राफ मेरा आ गया अदर इंफॉर्मेशन, सही है। एंड देन आई मूव ऑन टू माय लास्ट थिंग दैट इज नोन एज माय कंक्लूजन, सही है। और फिर याद रखो कि मैंने यहाँ पर आई बिलीव शुड यूज कंपैरेटिव प्राइसिंग एज अ प्राइमरी स्ट्रेटजी मेथड फॉर न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर्स। मैंने यहाँ पर फिर उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट किया। मैं जानबूझकर एक सेलेक्ट करूंगा, मैं डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता था, मैं कंपैरेटिव भी कर सकता था, मैं कोई नई बात नहीं करूंगा, मैं कोई हैपहैज़र्ड बात नहीं करूंगा। मैंने एक चीज पे शुड मारकर चीज को क्लियर कर दिया, सही है। अगेन हाउ टू इंप्रूव आंसर्स, याद रखो अनलेस एंड अनटिल यू आर रीडिंग, कॉमन सेंस से आंसर्स नहीं होंगे। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस से आंसर्स नहीं होंगे। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने उसके ऊपर मटेरियल्स शेयर किए हुए हैं, सो और उसमें मैंने रिविजन बुकलेट भी शेयर की हुई है। सो ऑल यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू स्किम थ्रू ऑल दोस पॉइंट्स, ऑल दोस रिविजन नोट्स, ठीक है। और आपकी एक बड़ी क्विक वे के अंदर जो है वो सारा का सारा आपका जो कोर्स है अकॉर्डिंग टू जून 2023 ऑनवर्ड्स नया सिलेबस के लिहाज से सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो सकती हैं। इट हैज़ द ग्लॉसरी एज वेल, ऑल द डेफिनेशंस, सो आई हैव शेयर्ड ऑन द ग्रुप। सो इफ यू डू नॉट हैव इट, join the group so that you just can have it, and then ensure कि you must be reading all those pages, ठीक है। आपके पास नॉलेज भी आ जाएगी, डेप्थ भी आ जाएगी, फर्दर एनालिसिस के अंदर भी हेल्प आउट हो जाएगा। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट recent तरीन papers. Recent तरीन papers include your November 22 all variants से लेकर मार्च 2020 ऑल वेरिएंट्स, सही है। आप अगर ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, माइंड इट, आप लोगों के पास यही क्वेश्चंस, इसी तरह की बातें आपके जून 2023 में भी आ सकती हैं। फोकस, स्टडी हार्ड, कोई आपके पास जो है वो टोपी ड्रामे की सिचुएशन नहीं है, कोई चोर बाजारी नहीं करनी। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस।
and help others as well. अपना ख्याल रखें, study well. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम।